सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर राम नारायण तिवारी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 रीवा से। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 12 विद्युत में इसके आज हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उन्हें देखते हैं। यहाँ पे पहला है विभव और विभवांतर। इनके मात्रक की हम चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु है विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत अवयवों के प्रतीक की बात करेंगे। ओम का नियम क्या होता है और इसका सत्यापन कैसे किया जाता है। VI ग्राफ के द्वारा हम इसका सत्यापन कैसे करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। प्रतिरोध और इसका मात्रक क्या होता है, इसको हम देखेंगे। प्रतिरोधकता क्या है, साथ में इसके मात्रक की भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह क्या है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित कराता है। इस तथ्य को समझने के लिए हम यहां पर जल प्रवाह की समरूपता पर विचार करते हैं। बच्चों, आपको पता है कि जल का प्रवाह हमेशा उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर होता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक दाब समान नहीं हो जाते। यदि हम इस प्रयोग को करने के लिए हम दो पात्र ले लें, एक पात्र में जल भर दें, साथ में दूसरा पात्र ले लें, इस पर भी हम जल भर देते हैं। इनके निचली सतह को हम एक नली के द्वारा, खोखली नली के द्वारा जोड़ देते हैं, ताकि जल एक पात्र से दूसरे पात्र की ओर पहुंच सके। चूंकि द्रव स्तंभ की या जल के स्तंभ की ऊंचाई दोनों पात्रों में समान है, इस कारण जब दोनों पात्रों में दोनों ओर से दाब समान होगा, फलस्वरूप यहां पे दोनों पात्रों के बीच जल का प्रवाह नहीं होगा। तो हम इसे कहते हैं कि जल प्रवाह इस दशा में शून्य है, क्योंकि दोनों ओर का दाब समान है। अब यदि हम एक पात्र में जल का स्तर ज्यादा रखें, दूसरे पात्र में जल के स्तर को हम कम कर दें, तो आप आसानी से बच्चों समझ सकते हैं कि जिस पात्र में जल का स्तर ज़्यादा होगा, ऊंचाई ज़्यादा होगी, उस क्षेत्र का दाब ज़्यादा होगा। दूसरी ओर जल की मात्रा कम है, जल स्तंभ की ऊंचाई कम है, फलस्वरूप इस क्षेत्र का दाब कम होगा। इस दशा में यह जल इस अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब की ओर प्रवाहित होगा, अर्थात अधिक ऊंचाई वाले जल स्तंभ से कम ऊंचाई वाले जल स्तंभ की ओर प्रवाहित होता है। आशय यह निकला कि जल के प्रवाहित होने के लिए दाब का असमान होना आवश्यक है। यही समरूपता हम आवेश के लिए विद्युत आवेश के केस में देखते हैं। बच्चों, हम मान लेते हैं कि उन दोनों पात्रों में जिनमें जल भरा हुआ था, जल के स्थान पर हम आवेश भर देते हैं, धन आवेश। तो एक पात्र में धन आवेश, इस दूसरे पात्र में भी धन आवेश भरा हुआ है। दोनों की ऊंचाई अर्थात दोनों के द्वारा जो दाब यहाँ पे होगा, उस दाब को हम यहाँ वैद्युत दाब का नाम देते हैं। दोनों ओर के वैद्युत दाब समान हैं, फलस्वरूप दोनों पात्रों का वैद्युत दाब इस चालक या चालक नली पर समान है,
अर्थात यहाँ पर आवेश का प्रवाह नहीं होगा जिस प्रकार से जल का प्रवाह द्रव स्तंभ समान होने पर नहीं हो रहा था। अब हम एक पात्र में आवेश की मात्रा या ऊंचाई इस प्रकार से अधिक करते हैं कि इधर का वैद्युत दाब अधिक हो जाए और दूसरी ओर आवेश की मात्रा इस प्रकार से कुछ कम करते हैं कि दूसरे पात्र में वैद्युत दाब का प्रभाव कम हो जाए। ऐसी दशा में यहाँ पे जो बीच में दोनों पात्रकों के बीच में यहाँ पे चालक जुड़ा हुआ है, इस चालक के द्वारा आवेश अधिक वैद्युत दाब वाले क्षेत्र से कम वैद्युत दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है। अर्थात आवेश को प्रवाहित होने के लिए वैद्युत दाब का असमान होना आवश्यक है, अर्थात वैद्युत दाबांतर होना आवश्यक है। तो वैद्युत दाब या वैद्युत दाबांतर वह कारक है जो आवेश प्रवाह के लिए आवश्यक है या आवेश को प्रवाहित कराता है। इसी वैद्युत दाब को हम आगे यहाँ पे बच्चों विभवांतर या विभव के रूप में जानेंगे। आवेश या इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर हो, जैसा अभी हम आपको समझा रहे थे। इस वैद्युत दाब को हम यहाँ पे विभवांतर का नाम देते हैं। विभवांतर अर्थात विभव में यह अंतर एक या एक से अधिक वैद्युत सेलों से बनी बैटरी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात कहीं पर आपको किसी चालक के संगत आपको आवेश प्रवाहित करना है तो उस चालक को हम किसी सेल से या बैटरी से जोड़ देंगे। अर्थात सेल या बैटरी वह युक्ति है जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। यही बात एनसीईआरटी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 224 के प्रश्न क्रमांक 1 में पूछी गई है कि वह कौन सा कारक है, कौन सी युक्ति है जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करती है। बच्चों आपको यहाँ पे उसका उत्तर मिल गया होगा। आइए हम आगे बच्चों और चर्चा करें विद्युत सेल के संबंध में। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक विद्युत सेल प्रदर्शित किया गया है। ऊपर की ओर धन सिरा है, नीचे की ओर इसका ऋण सिरा होता है। पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल कहते हैं। दोनों के मध्य, दोनों सिरों के मध्य 1.5 वोल्ट का विभवांतर होता है। अर्थात किसी शुष्क सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट होता है। जब इस सेल को हम किसी विद्युत परिपथ में संयोजित करते हैं अर्थात जोड़ देते हैं तो यही विभवांतर अर्थात इस सेल का विभवांतर जो यहाँ पे 1.5 वोल्ट दिखाया गया है उस चालक में आवेशों की गति ला देता है। अर्थात आवेश इस विभवांतर के कारण उस चालक में प्रवाहित होने लगते हैं जिसे हम विद्युत धारा का नाम देते हैं। अब ये विभवांतर इस सेल के अंदर कहाँ से उत्पन्न होता है तो उसकी वजह होती है बच्चों इस सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। तो किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है और ऐसा उस समय भी होता है जब उस सेल से कोई विद्युत धारा नहीं प्राप्त की जाती है, नहीं ली जाती है। अर्थात यह सेल किसी विद्युत परिपथ में या किसी चालक से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, दोनों स्थितियों में यह विभवांतर सतत या सदैव दोनों टर्मिनलों के बीच बना रहता है।
सेल के इस विभवांतर या वोल्टेज की जो गणना है वो हम यहाँ पे इस सूत्र से करते हैं। तो सेल का विभवांतर या वोल्टेज बराबर किया गया कार्य या सेल की ऊर्जा बटे आवेश होता है। यहाँ से सेल के दोनों सिरों के बीच विभवांतर या वोल्टेज की हम गणना कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है आपके एनसीईआरटी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 224, प्रश्न क्रमांक 3 है। यहाँ से हम उस प्रश्न को इस सूत्र के माध्यम से हल कर सकते हैं, तो साथ में इसको भी आप ध्यान देंगे। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं कि विभवांतर क्या होता है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विभवांतर क्या है? किया गया कार्य है। किसके द्वारा? धन आवेश के द्वारा। कब? जब इसे हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तक ले जाते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर है, एकांक धन आवेश को। तो जब हम इसको सूत्र के रूप में कहेंगे, व्यवस्थित करेंगे, चूंकि एकांक आवेश लेना है तो हमारे पास जितना भी आवेश है हम वही लेंगे और किए गए कार्य में उस आवेश को विभाजित कर देंगे, किए गए कार्य को उस आवेश से विभाजन कर देंगे, तो हमें यहाँ पे विभवांतर का ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ऐसा परिभाषा से प्राप्त हो रहा है। अर्थात दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कैपिटल V बराबर किया गया कार्य W बटे आवेश Q। बच्चों, विभवांतर का यह SI मात्रक वोल्ट होता है, जिसका संकेत कैपिटल V लिखा जाता है। वोल्ट क्यों होता है? क्योंकि इसका जो नामकरण है इस इकाई का, SI मात्रक का, ये इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसैंद्रो वोल्टा के नाम पर इसे रखा गया है। अब हम यहां पे बच्चों देखें कि 1 वोल्ट होता कितना है। तो हमने इसके पहले जो विभवांतर का सूत्र बताया था आपको कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यहाँ पर हम 1 वोल्ट प्रतिस्थापित करते हैं। एकांक आवेश को, एकांक आवेश यहाँ पर 1 कूलाम आवेश है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में मान लेते हैं किया गया कार्य W है। W अर्थात यहाँ पे 1 जूल आंकिक मान। तो हमारा वही सूत्र जो विभवांतर है वो कार्य बटे आवेश, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, यहाँ पे हो जाएगा 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। इसी को हम शब्दों के रूप में प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमें 1 वोल्ट की परिभाषा मिल जाएगी। अर्थात यदि किसी धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है, कहा जाता है। यही बात आपके एनसीईआरटी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 224 के प्रश्न क्रमांक 2 पर पूछी गई है, जिसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है या इस भाग में मिल रहा है। बच्चों, हम विभवांतर को जिस इकाई से मापते हैं वो वोल्ट है, और जिस यंत्र से मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। अर्थात वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिससे किसी चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर क्या है बच्चों? विभवांतर की माप जिस यंत्र के द्वारा की जाती है
उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। और यह सदैव पार्श्व क्रम में अर्थात समांतर क्रम में परिपथ के साथ जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर वह यंत्र है जिससे विभवांतर का हम मापन करते हैं और इसे सदैव समांतर क्रम में विद्युत परिपथ से जोड़ा जाता है। बच्चों, यहाँ पर आपको एक सामान्य सा उदाहरण एनसीईआरटी पुस्तक का लिया गया है। जो पुस्तक आपके पास है उसमें यह दिया गया है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण में लिखा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। कार्य की गणना करना है। विभवांतर आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा हुआ है, आवेश यहाँ पे 2 कूलाम है, तो विभवांतर को हम V से दर्शा लेते हैं। V बराबर 12 कूलाम, V इक्वल टू 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। Q इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है, प्रश्न में दिया है Q इक्वल टू 2 कूलाम, Q बराबर 2 कूलाम। अब हमको कार्य की गणना है, तो हम जानते हैं V इक्वल टू W अपॉन Q होता है। तो यहाँ पर हम W इक्वल टू V अपॉन Q लिखेंगे। यहाँ पे V का मान 12 वोल्ट और Q के स्थान पर 2 कूलाम रख देंगे और गणना करेंगे तो आपको यहाँ पर 24 जूल मिलेगा, क्योंकि वोल्ट और कूलाम गुणा होकर के मल्टीप्लाई होके जूल बन जाते हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पे 24 जूल ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। एक सामान्य सा प्रश्न है बच्चों। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं विद्युत परिपथ क्या होता है। इसके पहले भाग में, विद्युत के पहले भाग में हम विद्युत परिपथ की चर्चा कर चुके हैं आपसे, फिर भी एक बार इसको हम देख लेते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह का पथ ही विद्युत परिपथ कहलाता है। तो विद्युत परिपथ हुआ विद्युत आवेश अर्थात धन आवेश या ऋण आवेश के प्रवाह का पथ है। और विद्युत आवेश का प्रवाह किसी चालक तार से होता है। साथ ही उस चालक तार के साथ साथ हमें बहुत सारे विद्युत अवयव जोड़ने होते हैं। कहीं बल्ब जोड़ना होता है, कुंजी जोड़ना होता है, सेल जोड़ते हैं, बैटरी जोड़ते हैं। आवश्यकता अनुसार बहुत सारे घटक, इकाई या अवयव हम यहाँ पे जोड़ते हैं। तो हम इस विद्युत परिपथ का सरलतम तरीके से कैसे निर्धारण करें, कैसे हम इसको बनाएं, इसके लिए हमें विभिन्न विद्युत अवयवों के प्रतीकों की जानकारी होना अति आवश्यक है। अर्थात विद्युत परिपथ आरेख को सरलतम विधि से बनाने के लिए विभिन्न विद्युत अवयवों के प्रतीकों की जानकारी होना आवश्यक है। अब वो कौन कौन से विद्युत अवयव हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं और उनका संकेत या प्रतीक क्या है, हम इन्हें देखते हैं। तो बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी पुस्तक जो आपके पास है, ये इसी प्रकार की एक सारणी बनी हुई है। एक तरफ अवयव लिखे हुए हैं, दूसरे तरफ उसके प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। आप उसको वहाँ से देख सकते हैं बच्चों। पहले नंबर पे विद्युत सेल है, ये सेल का प्रतीक चिन्ह है। ये बैटरी है, बैटरी जब कई सेल जोड़ दिए जाते हैं तो बैटरी कहा जाता है। तो ये 3 सेलों से बनी हुई बैटरी है, क्योंकि सेल के चिन्ह को 3 बार लिया गया है। यहाँ पे बच्चों ये प्लग की है, लेकिन ये प्लग कुंजी खुली हुई है, ऑफ है। ये प्लग कुंजी है, जब बंद है अर्थात ऑन की कंडीशन है। ये तार संधि है, आपको कहीं तार जोड़ना है किसी परिपथ से तो इस प्रकार से डॉट लगा करके और वहाँ से एक लाइन खींच के तार बनाएंगे। ये क्रॉसिंग तार है, एक दूसरे को क्रॉस हुआ है, लेकिन ये स्पर्श में नहीं है, ये जुड़े नहीं है। ये विद्युत बल्ब का संकेत है बच्चों। इसी प्रकार ये प्रतिरोध का संकेत होता है। प्रतिरोध के संकेत में हम
एक तीर का निशान लगा देते हैं तो ये परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक का संकेत हो जाता है। तत्पश्चात अमीटर बना हुआ है जिसके बीच में कैपिटल ए लिखा है, गोले के बीच में वोल्ट मीटर बना है, कैपिटल भी लिखा हुआ है। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह है। आगे आते हैं बच्चों, हम देखते हैं ओम का नियम जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ओम का नियम होता है, वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर और धारा के बीच में एक संबंध स्थापित किया, एक संबंध बताया और उन्होंने अपने नियम में दिया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था लंबाई है, ताप है, तो बाहरी अवस्था या भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। सूत्र रूप में बच्चों लिखा हुआ है V अनुक्रमानुपाते I, V अनुक्रमानुपाते I लिखा गया है। तो V यहाँ पे आरोपित विभवांतर है, I धारा है, R प्रतिरोध है। जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को बच्चों हटाएंगे तो यहाँ पे एक बराबर का चिन्ह लेना पड़ेगा, इक्वल साइन, और साथ में एक नियतांक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिया गया नियतांक R है, अर्थात V = RI हो जाएगा। इस नियतांक R को हम यहाँ आगे चल करके प्रतिरोध से परिभाषित करेंगे। किससे परिभाषित करेंगे? प्रतिरोध से। बच्चों यह एक विद्युत परिपथ है जो ओम के नियम के सत्यापन के आधार पर बनाया गया है। इसमें 3 सेल जुड़े आपको दिख रहे हैं। वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ा है एक प्रतिरोध के साथ, अमीटर जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में, बीच रास्ते में एक कुंजी जुड़ी हुई है। तो जब हम इस ओम के नियम का सत्यापन करेंगे तो इस प्रकार का परिपथ हमें तैयार करना होता है। इसमें V अनुक्रमानुपाते I होता है ओम के नियम के अनुसार। इसको हम कैसे जानेंगे कि V अनुक्रमानुपाते I है, कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे? तो V अनुक्रमानुपाते I होने का आशय है बच्चों, यदि हम V के मान को बढ़ाएंगे तो I का मान भी बढ़ेगा। V के मान को यदि हम घटाते जाते हैं, कम करते जाते हैं, तो I का मान भी कम होता जाता है। अर्थात V बढ़ाने पर I बढ़ेगा और V घटाने पर I घटेगा। तो यदि हम इसको एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो यह ग्राफ एक सरल ढालदार रेखा मिलेगा, ढालदार सरल रेखा मिलेगा, तिरछी लाइन के रूप में मिलता है, जो अनुक्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है या अनुक्रमानुपाती संबंध का प्रदर्शक होता है। यहाँ पे बच्चों हम आपके लिए कुछ धारा और विभवांतर के कुछ मान दिखा रहे हैं सारणी में। यदि धारा 0.5 है तो इसके संगत विभवांतर हमने 2 ले रखा है। यहाँ पे धारा 1 है तो विभवांतर 4 है, धारा का मान 2 है तो विभवांतर 8 है। इसी प्रकार से 2.5 के संगत 10। अब यहाँ पे हम एक x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष में हम धारा को ले रहे हैं, y अक्ष में विभवांतर के मान ले करके इन सभी निर्देशांकों को हम यहाँ पे रखें ग्राफ में 0.5 के और 2 जैसा इसमें बना हुआ है, तो आपको बच्चों एक ढालदार सरल रेखा मिलती है। ये ढालदार सरल रेखा जो आपको दिख रही है लाल कलर से, रेड लाइन, यही ओम के नियम का सत्यापन करती है, अर्थात यह प्रदर्शित करती है V अनुक्रमानुपाते I यहाँ पे है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। आगे यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों देख लेते हैं प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी चालक का वह गुण जिससे कि वह अपने में से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। आवेश प्रवाह को रोकने वाला गुण किसका? चालक का। जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होता है तो उसके अंदर एक ऐसा गुण मौजूद होता है जो
उस आवेश प्रवाह को रोकता है उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात किसी चालक द्वारा उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट या अवरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ये ओम है और ये इसका संकेत है। सूत्र R=V/I से ओम का नियम हम लेंगे। R=V/I। R की जगह पे 1 ओम तब होगा जब V को हम 1 वोल्ट, विभवांतर 1 वोल्ट और धारा 1 एम्पियर लेंगे। 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर यदि धारा 1 एम्पियर प्रवाहित होती है किसी चालक तार में या चालक तो प्रतिस्थापित करने के बाद यहाँ पे 1 ओम प्रतिरोध मिलेगा। अर्थात 1 ओम किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। ये इसका धारा नियंत्रक इंस्ट्रूमेंट का आरेख है। ओम के नियम से यदि धारा बराबर विभवांतर बटे हम प्रतिरोध लेते हैं और यहाँ पर बच्चों देखिए सूत्र में यदि हम V के मान को परिवर्तित नहीं करते हैं और R के मान को केवल बदल दें तो R बढ़ाने पर ये I घट जाएगा, R को कम करने पर I बढ़ जाएगा। अर्थात प्रतिरोध को बदलने से, बढ़ाने या घटाने से धारा का मान बढ़ता घटता है, अर्थात नियंत्रण में हो जाता है। आशा यह है कि इस सूत्र से यह ज्ञात होता है कि स्रोत की वोल्टता V में परिवर्तन किए बिना प्रतिरोध R को बदलकर विद्युत धारा I को नियंत्रित कर सकते हैं। तो प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः हम जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? तो हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु जाने। विद्युत आवेश क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध क्या है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों कि किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, इसके मात्रक क्या होते हैं, ये बच्चों आपको बताया जा चुका है। समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक तार पतला है दूसरा तार मोटा है तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। इस बात को हम अगले वाले भाग में भी चर्चा में लेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चालक मोटा है उसमें धारा आसानी से प्रवाहित होगी। इस पे हम अगले भाग पे चर्चा करेंगे। और ओम का नियम क्या होता है बच्चों, इसकी हम पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं। तो आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए बच्चों आप सबका ढेर सारा धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, ये आशा है हमारी आपसे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।